नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध को पढ़ा था। आज हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये आपका होता है 1749 से 1754 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध के जो कारण थे वो यूरोप में छुपे हुए थे, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण भारत में ही छुपे हुए हैं। तो इसके कारण हैं, उस समय दक्षिण भारत में दो प्रांत हुआ करते थे, हैदराबाद और कर्नाटक। तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था। हैदराबाद व कर्नाटक में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। जब ये संघर्ष चल रहा था, अब आपको पता है कि हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी आपके निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क, जब निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है 1748 में, तो यहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकार के संघर्ष में इसके एक था पुत्र जिसका नाम था नासिर जंग, और एक था निजाम उल मुल्क का पोता, या जिसे नाती कहते, तो पुत्र, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग है जो नासिर जंग के भाई का लड़का था, इसका रियल लड़का नहीं था। तो इन दोनों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। इधर कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, वो उसकी थी सदाउतुल्ला खान ने। सदाउतुल्ला खान की मृत्यु के बाद बनता है दोस्त अली, और दोस्त अली का जो एक पुत्र था दोस्त अली, तो दोस्त अली की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र है जिसका नाम था अनवरुद्दीन। दोस्त अली का एक दामाद था जिसका नाम था चांदा साहब। चांदा साहब को मराठों ने कैद कर लिया। तो अनवरुद्दीन का विरोध करने वाला कोई हुआ नहीं, तो अनवरुद्दीन निजाम उल मुल्क की मदद से कर्नाटक का नवाब बन गया था। तो एक संघर्ष चल रहा है आपका नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग में हैदराबाद में। इधर आपका संघर्ष चल रहा है क्योंकि मराठे हैं इसको रिहा कर देते हैं चांदा साहब को कूटनीति के तहत, कि क्यों ना कर्नाटक में उत्तराधिकार के जो संघर्ष हो रहा है इसमें आपस में ही लड़वा दिया जाए, जिससे इनकी स्थिति कमज़ोर होगी और हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। इधर भारत में दो यूरोपीय कंपनियां बैठी हुई हैं जिनका नाम था ब्रिटेन, जो थी ब्रिटेन और वह फ्रांस की। इन दोनों कंपनियों में व्यापार को लेकर आपस में प्रतिद्वंद्विता चलती थी कि एक दूसरे से अधिक कैसे व्यापार किया जाए। तो ये इस उत्तराधिकार के संघर्ष को बखूबी देख रही है और बखूबी देख रही है। इधर फ्रांस का एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। ये बहुत तेज तर्रार व्यक्ति था। डुप्ले को पहले कर्नाटक युद्ध से ही पता चल गया था कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इधर विरोध चल रहा था कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहब का। डुप्ले अनवरुद्दीन की मदद तो करेगा नहीं, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जब डुप्ले अनवरुद्दीन से सहायता लेने के लिए गया था तो अनवरुद्दीन ने इनकार कर दिया था, लेकिन अनवरुद्दीन ने सहायता ब्रिटेन को दी थी, यानी अंग्रेज़ों को दी थी। तो डुप्ले तो मदद करेगा चांदा साहब की, तो डुप्ले ने समर्थन दे दिया चांदा साहब को। इधर डुप्ले ने जो समर्थन है वो दिया मुजफ्फर जंग को। आपसे पूछ ले कि इधर किसको समर्थन दिया था, तो इधर मुजफ्फर जंग को। जब डुप्ले ने कर्नाटक में चांदा साहब को समर्थन दिया और हैदराबाद में दिया मुजफ्फर जंग को, ब्रिटेन के ही लोगों को कहते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इधर कर दिया अनवरुद्दीन का समर्थन और इधर कर दिया नासिर जंग का समर्थन। ठीक, तो इसी समर्थन को लेकर एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं हम अंबूर का युद्ध।
ये युद्ध होता है आपका 1749 में। जब ये 1749 में होता है, किस किस के मध्य हुआ? ये हुआ आपका फ्रांस सीसी बनाम अनवरुद्दीन। जब अनवरुद्दीन के बीच होता है, इसमें क्या होता है कि ये अनवरुद्दीन मारा जाता है। जब अनवरुद्दीन मारा जाता है, अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, वो अपने उत्तराधिकार की दावेदारी ना प्रस्तुत कर दे, इस वजह से फ्रांसीसी मोहम्मद अली को भी मारने की सोचते हैं। लेकिन मोहम्मद अली, इसका जो पुत्र था, पुत्र मोहम्मद अली चला जाता है तिरुचिरापल्ली। ये वहीं पर जाकर छुप जाता है। इधर अम्बूर का युद्ध फ्रांसीसियों ने जीत लिया, जिससे डुप्ले की जो शक्ति है वो एक उभर के आती है। अम्बूर का युद्ध डुप्ले जीत जाता है, तो डुप्ले अपने समर्थन के चाना साहब को कर्नाटक का नवाब बनाता है। इधर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को निजाम बनाता है। जब डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया, इधर कर्नाटक में चांदा साहब को नवाब बनाया, तो ये लोग भी तो डुप्ले को कुछ पुरस्कार के रूप में देंगे। तो होता क्या है कि मान लिया ये हमारा उस समय का भारत है, ये जब उस समय का भारत, तो यहाँ पर आपको पता है ये आपका था हैदराबाद और ये था आपका कर्नाटक। और हैदराबाद का जो नवाब बनाया था, तो वो बनाया था मुजफ्फर जंग। जब मुजफ्फर जंग बना, तो मुजफ्फर जंग ने क्या किया, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार डुप्ले को दे दिया। इधर कृष्णा नदी से लेके, कृष्णा से कन्याकुमारी का जो तट है, तट इसने दे दिया। किसने? कर्नाटक के नवाब ने, जिसका नाम था चांदा साहब। तो इसको देखकर अंग्रेज थोड़े क्रुद्ध हो गए कि यहाँ पर तो डुप्ले ही छा रहा है। जब डुप्ले छा रहा है, तो अंग्रेज़ों को लगा कि हैदराबाद में भी डुप्ले के समर्थन का निज़ाम, इधर कर्नाटक में भी डुप्ले के समर्थन का नवाब, तो क्यों ना हमारे भी समर्थन का नवाब होना चाहिए। तो इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड एक बहुत तेज तर्रार व्यक्ति था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था, और वो अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर 2 बार ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, यहाँ है आपकी तिरुचिरापल्ली। जब ये तिरुचिरापल्ली है, तो तिरुचिरापल्ली को रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड ने घेर लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड ने घेर लिया क्योंकि यहाँ तिरुचिरापल्ली में कौन छिपा हुआ है? मोहम्मद अली। जब मोहम्मद अली छिपा हुआ, तो इसको रिहा कराने के लिए रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड ने तिरुचिरापल्ली को घेर लिया। तो अर्काट से, अब अर्काट का नवाब कौन है? चांदा साहब। तो अर्काट से मोहम्मद अली ना छूटे, इसकी वजह से चांदा साहब बाहर निकलते हैं। तो उसी समय चांदा साहब की तंजौर के शासक एक हत्या कर देता है। तो आपसे पूछ ले, चांदा साहब की हत्या किसने की? तो तंजौर के शासक ने, तंजौर के शासक ने हत्या कर दी। जब हत्या कर दी, तो अब तो दावेदारी के लिए कोई बचा नहीं, तो मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। जब मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है, जो अंग्रेज़ों का समर्थक था, तो उसी समय क्या होता है कि फ्रांस एक बहुत बड़ी गलती करता है और डुप्ले को वापस बुला लेता है। तो फ्रांस ने, जब मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता, तो फ्रांस डुप्ले को वापस बुला लेता है, जब डुप्ले वापस चला जाता है, उसके बाद डुप्ले के बाद वायसराय बन के आता है, जिसका नाम था गॉडे ह्यू। तो गॉडे ह्यू
डुप्ले जितना तेज तर्रार व्यक्ति नहीं था। तो गोडेयू अंग्रेज़ों से एक संधि करता है, यानी फ्रांस और अंग्रेज़ों में एक संधि हो जाती है, जिसे कहते हैं हम पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। ये संधि कब होती है? ये 1754 में होती है। आपसे पूछ ले कब होती है, तो 1754 में होती। इसकी शर्तें क्या थी? इस पांडिचेरी संधि की जो शर्तें थी वो थी कि एक दूसरे के क्षेत्र, जो एक दूसरे ने क्षेत्र जीत लिए हैं तो वो क्षेत्र वापस कर देंगे, एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर देंगे। पांडिचेरी की संधि के साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद हम तृतीय कर्नाटक युद्ध को समझते हैं। चलिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हम तृतीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ते हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये हुआ था आपका 1756 से 63 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध 7 साल चलता है। इस 7 साल चलने के कारण ही इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इससे सप्तवर्षीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे? तो आपको पता है कि द्वितीय युद्ध के जो कारण थे वो भारत में ही छिपे हुए थे, जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण भारत में ना छिपे होकर यूरोप में छिपे थे। तो कारण था इसका ऑस्ट्रिया व प्रिसा के मध्य विवाद। यूरोप में ऑस्ट्रिया व प्रिसा के मध्य विवाद चल रहा था। ऑस्ट्रिया व प्रिसा के मध्य विवाद चल रहा था। और आपको पता है कि 18वीं सदी में 2 महाशक्तियाँ थीं, जिसे कहते हैं फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन में आपस में होड़ मची हुई थी कि अधिक से अधिक हमारे समर्थक होने चाहिए। जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य विवाद छिड़ जाता था तो इनकी जहाँ जहाँ भी कंपनियाँ व्यापार कर रही हैं या इनके जहाँ जहाँ भी उपनिवेश हैं जिन जिन देशों में, वहाँ भी तो इनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो जाता था। तो 18वीं सदी की 2 महाशक्तियाँ हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। तो फ्रांस ने किया ऑस्ट्रिया का समर्थन और ब्रिटेन ने किया आपका प्रिसा का समर्थन। अब ये संघर्ष हो रहा है यूरोप में, लेकिन हमने आपको बताया कि जहाँ भी फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियां व्यापार करेंगी वहाँ भी इनके मध्य संघर्ष हो जाएगा। जहाँ भी इनके उपनिवेश होंगे वहाँ भी इनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी समय फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी, तो इनके मध्य भी एक युद्ध उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं हम वांडीवास का युद्ध। आपसे पूछ ले कि वांडीवास का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। ये कब हुआ? ये 1760 में हुआ। इसमें फ्रांस का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था दी काउंट लाली। आपको पता है गोडेयू के बाद दी काउंट लाली फ्रांस का वायसराय बन के आया था। इधर ब्रिटेन का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था सर आयर कूट। इसमें क्या होता है कि फ्रांस पराजित हो जाता है। और जब फ्रांस पराजित हो जाता है तो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य एक संधि होती है, जिस संधि को कहते हैं हम पेरिस की संधि। ये पेरिस फ्रांस में पड़ता है, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस की संधि। ये कब होती है आपसे पूछ ले तो 1763 में होती है। और आपको पता है जब कोई विपक्षी युद्ध हार जाता है तो उस पर संधियाँ थोपी जाती हैं। तो ऐसे ही अंग्रेज़ों ने पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों पर शर्तें थोप देते हैं। तो पहली शर्त थी कि फ्रांसीसी केवल व्यापार करेंगे। कहने का मतलब है कि फ्रांसीसी भारत में
केवल व्यापार करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त थी इनकी कि सेना को नहीं रखेंगे, यानी एक शुद्ध व्यापारिक कंपनी बना दी पेरिस की संधि ने, जो 1763 में होती है। इसी के तहत जो फ्रांसीसी कंपनी है एक शुद्ध व्यापारिक कंपनी बन जाती है और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करती है। इसी बांडीवास के युद्ध के तहत भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब आपसे पूछ ले कि भारत में फ्रांसीसियों के हार के क्या कारण थे, तो भारत में फ्रांसीसियों के जो हार के कारण थे, नंबर 1 कि फ्रांसीसी कंपनी का सरकारी होना, यानी जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी होने के कारण फ्रांसीसी कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो कंपनी के लाभ और हानि की परवाह नहीं करते थे और संघर्ष में लिपटे रहते थे। तो एक ये भी कारण है, जब आपको पता है जब कोई भी कंपनी घाटे में जाएगी तो वो व्यापार करना बंद कर देगी। इसके बाद एक दूसरा कारण है डुप्ले को वापस बुलाना। आपको पता है कि डुप्ले अंग्रेजों से अधिक भारत में अपने समय पे छा रहा था, लेकिन उसी समय क्या होता है कि डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लेता है। एक ये भी गलती फ्रांस करता है। और एक तीसरा कारण है कि बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण होना। आपको पता है कि बंगाल पर 1757 के प्लासी के युद्ध के तहत अंग्रेज नियंत्रण कर लेते हैं, जिसमें बंगाल के नवाब को हटाकर अपने समर्थन का नवाब बना देते हैं। तो एक ये भी कारण है। और बंगाल से अंग्रेज़ों को अपार धन मिलता है, सेना भी मिलती है, तो वो सेना और वो धन का इस्तेमाल बांडीवास के युद्ध में करते हैं। ठीक, तो भारत में फ्रांसीसियों के हार के ये कारण थे। और इसी के साथ हमारे कर्नाटक का चैप्टर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना को पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।